friends to our DSSB channel that is A1 English 360 degree। आज फिर मैं साहिबा बेग आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम चल रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट नंबर 19 की तरफ और उसका है लेक्चर नंबर 4 जो कि है जॉन कीट्स पे बेस्ड। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Endymion by John Keats is the story of a young shepherd loved by the moon goddesses. Keats took the story from where? So basically जो एंडीमियन है वो क्या है? एंडीमियन एक स्टोरी है जो ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई है और उसमें एक यंग ब्यूटीफुल हैंडसम शेफर्ड होता है। उस शेफर्ड को कौन प्रेम करता है? मून गॉडेस। मून गॉडेस फेल कर जाती है इन लव विथ whom? इन लव विद अ शेफर्ड। मून गॉडेस को प्यार हो जाता है उस शेफर्ड से एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ पोएटिक रोमांस। ये एक पोएटिक रोमांस की स्टोरी है। दिस पोएम इज बीइंग डेडिकेटेड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने ये पोएम डेडिकेट की है। किसको डेडिकेट की है? अपने फ्रेंड को जिसका नाम है थॉमस चेटरटन। अपने फ्रेंड थॉमस चेटरटन को उन्होंने डेडिकेट की है ये पोएटिक रोमांस। एंड दिस इज बीइंग टेकन फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। ये ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई है। Question 2. To some of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry. तो जो उसके कंटेम्प्रेरी थे, जो उसके साथ समकालीन थे पोएट्स, किसके साथ? जॉन कीट्स के साथ। उनके लिए जॉन कीट्स जो थे वो कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग करते थे। कोकनी यानी कि भद्दे पोएट्स का जो स्कूल था, जो बिल्कुल लो लेवल के पोएट्स थे, उनसे बिलोंग करते थे। तो किसके हु इज ही? कौन पोएट्स के अकॉर्डिंग भद्दे स्कूल से बिलोंग करते थे? तो वो थे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को कुछ उनके साथ वाले पोएट्स मानते थे दैट ही इज अ लो लेवल पोएट, दैट ही इज अ कॉकनी स्कूल पोएट। Question 3. Keats' poetry is abundantly and enchantingly sensuous. Who made this comment about the poetry of Keats? Keats की पोएट्री को किसने sensuous कहा था और abundantly and enchantingly sensuous कहा था? बताइए। It was Matthew Arnold, H.W. Garrett, Middleton Murray, Oliver Elton. It is Matthew Arnold. Matthew Arnold ने कहा था कीट्स के बारे में that his poetry is abundantly and enchantingly sensuous. Question 4. A long romance, the shepherd का romance with the moon goddess. moon goddess के साथ romance है और ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी है ये। It is written by Endymion, which is a story of poetic romance. poetic romance की स्टोरी है। The romance between which? romance between a moon goddess का romance with a shepherd। और उस शेफर्ड का नाम क्या है? एंडीमियन। नेम ऑफ द शेफर्ड इज एंडीमियन। इट इज रिटन बाय जॉन कीट्स। Question 5. Keats' work La Belle Dame Sans Merci combines two poetic forms. La Belle Dame Sans Mercy means one beautiful lady without any
मर्सी और सिंपैथी। तो ये कहानी है एक ब्यूटीफुल लेडी की जो कि क्या कर लेती है, एक नाइट को, एक सोल्जर को पूरी तरीके से लूट लेती है और अपनी गुफा में अट्रैक्ट करके ले जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली अ बैलेड, क्योंकि इसमें एक स्टोरी होती है एक ब्यूटीफुल लेडी की। सो बैलेड क्या होता है, बैलेड क्या होता है, नरेटिव टेल, जिसमें कोई टेल बताई जाए, कोई कहानी बताई जाए। सो एक तो ये बैलेड हो गया और दूसरा पोयम की फॉर्म में है तो लिरिक हो गया। सो 1 and 3, 1 and 3। Question 6. In the fall of the Hyperion, a dream, Keats sees a ladder leading upwards. So in the fall of Hyperion, a dream, ये पूरा टाइटल है। In the fall of Hyperion, a dream. कीट्स क्या करता है इसमें, कीट्स एक लेडर को देखता है, इस पोयम में एक लेडर को देखता है जो ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ प्रगति की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ जा रही हैं। एंड इज एड्रेस बाय अ प्रोफिटेस। तो उसमें एक देवदूतनी होती है जो कहती है, क्या कहती है देवदूतनी, नन कैन सर्व दिस हाइट। जिस हाइट को तुम देख रहे हो खड़े होके, उस हाइट को पाना सबके बस की बात नहीं है। सो दीज आर द लाइन्स बाय अ प्रोफिटेस। बट दोज whom miseries are world and will not let them rest, who is the prophetess। इसमें देवदूतनी कौन है जो कहती है कीट्स को कि जो हाइट तुम देख रहे हो, जो पोएट्स ने पाई है, वो तुम पा नहीं सकते इतनी आसानी से, क्योंकि इट इज़ अ वेरी ग्रेट हाइट। सो देवदूतनी का नाम क्या है, यूरेनिया, मेलिट, मोनेटा और मेनिम। इट इज मोनेटा। क्वेश्चन 7. जॉन कीट्स वॉज अ हूम। जॉन कीट्स क्या थे, ए क्लासिकल पोएट थे, बी सेंटिमेंटल पोएट थे, सी डिडैक्टिक पोएट थे, डी हेलेनिस्टिक पोएट थे। सो जॉन कीट्स वॉज अ हेलेनिस्टिक पोएट एंड हिज आर्ट वॉज हेलेनिस्टिक आर्ट। उनकी आर्ट हेलेनिस्टिक थी क्योंकि उनके वर्क में ग्रीक कल्चर की झलक दिखती है, इसलिए उनकी आर्ट को हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। उनके वर्क में ग्रीक कल्चर की झलक दिखती है। क्वेश्चन 8. व्हाट इज द क्लोजिंग लाइन ऑफ कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल। क्लोजिंग लाइन क्या थी किसकी, कीट्स के ओड टू नाइटिंगेल की लास्ट लाइन क्या थी, बताइए। इट इज एंड बी अमंग हर क्लाउडी ट्रॉफीज हंग टू लेट द वॉर्म लव इन, सी फ्लेड इज दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप इनटू द क्लाउड्स एंड नेवर मोर रिटर्न। सो इट इज सी ऑप्शन। और इसकी पूरी लाइन क्या थी, was it a vision, was it a vision or a waking dream। Was it a vision or a waking dream, fled is that music do I wake or sleep। So this is the complete last two lines. Here the poet is in confusion that whether he is awake or asleep, कि वो awake है या asleep है, या वो कोई dream में है या फिर वो real में कोई vision देख रहा है। After listening to the song of the nightingale, और nightingale के song सुनने के बाद वो ये दो lines बोलता है। Question 9. What term does Keats use for the Grecian urn? कौन सी टर्म्स कीट्स यूज करता है, किसके लिए यूज करता है,
फॉर द ग्रेशियन अर्न यानी कलश के लिए। ए डॉक्टर, बी सोशियोलॉजिस्ट, सी आर्टिस्ट एंड डी हिस्टोरियन। सो ग्रेशियन अर्न के लिए कीट्स यूज करता है सेल्वियन हिस्टोरियन। सेल्वियन हिस्टोरियन टर्म यूज करता है फॉर द कलश, फॉर द ग्रेशियन अर्न। इट इज डी हिस्टोरियन। Question 10. What would help a reader recognize Keats to Autumn as a poem from the Romantic period? What would help a reader? एक रीडर को क्या हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में Keats Ode to Autumn as a poem from a romantic period? A. It's a logical succession of images. B. Its concise use of couplets. Its lavish natural imagery. It is use of iambic pentameter. बताइए। It is C, that is its lavish natural use of imageries. Ode to Autumn में इतनी नेचुरल चीज़ों की चर्चा और वर्णन किया है इतनी ब्यूटीफुली कीट्स ने कि वो इस पोएम को एक रिकॉग्निशन देता है। Question 11. La Belle Dame Sans Mercy is a ballad by Keats. There is one French poem of the same title. It is a poem on courtly love. So इसी टाइटल पे La Belle Dame Sans Mercy इसी टाइटल पे एक और फ्रेंच पोएम है जिसका टाइटल तो यही है बट उसका थीम, उसका मोटिव, उसके अंदर कंटेंट कुछ और है। सो उसका वो कौन सी पोएम है? पोएम तो सेम है बट उसका ऑथर कौन है? उसका ऑथर है बी एलन चार्टियर। क्वेश्चन 12. Keats takes the concept of one of his poems from Milton's Paradise Lost. कीट्स ने एक अपनी पोएम जो है उसका पूरा कंसेप्ट किससे लिया है? पैराडाइज लॉस्ट से लिया है, मिल्टन के। तो ऐसी कौन सी पोएम है कीट्स की जो पैराडाइज लॉस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है? इट इज हाइपेरियन अ फ्रेगमेंट। Question 13. Which poem of Keats follows the concept of Burton's The Anatomy of Melancholy? कीट्स की कौन सी जो पोएम है वो फॉलो करती है किसका कंसेप्ट? बर्टन का, बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। इट इज लामिया। और लामिया है कौन? इट इज एन एन्चेंट्रेस। ये एक एन्चेंट्रेस है यानी एक जादूगरनी है विथ हाफ वुमेन, जो कि हाफ वुमेन है, विथ हाफ वुमेन एंड हाफ स्नेक, और हाफ वो स्नेक है। सो इट इज लामिया एंड इट इज रिटन इन टर्जा राइमा, और ये टर्जा राइमा में रिटन है। लामिया इज रिटन इन टर्जा राइमा। इसाबेला इज टेकन फ्रॉम, इसाबेला कहाँ से ली गई है? ये बोकैशियो से ली गई है। बोकैशियो का वर्क है डेकामेरन। बोकैशियो की डेकामेरन से ली गई है इसाबेला, जिसका सबटाइटल है पॉट ऑफ बेसिल। Question 14. Which poem of John Keats follows the story of बोकैशियो's डेकामेरन? अभी मैंने बताया आपको बोकैशियो के डेकामेरन वर्क से लिया गया है इसाबेला द पॉट ऑफ बेसिल। सो आंसर इज ए,
इसाबेला, सब टाइटल है इसका पॉट ऑफ बेसिल। ये लिया गया है बोकाशियो के डेकामेरन से। Question 15. Robin Hood is celebrated in the poem Lines on the Mermaid Tavern. This poem was composed by whom? So Robin Hood है एक करेक्टर, इट इज़ अ करेक्टर रॉबिन हुड, जो कि किस में डिस्कस किया गया करेक्टर? लाइन्स ऑन द मरमेड टेवरन। इस पोएम में ये करेक्टर डिस्कस किया गया है। सो द पोएम वॉज कंपोज्ड बाय हुम? ये पोएम किसने लिखी है? लाइन्स ऑन द मरमेड टेवरन इज द पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। क्वेश्चन 16. Who refers बेकेस in his poem? बेकेस को कौन रेफर करता है अपनी पोएम में? देखिए, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में पढ़ाया था कि पोएट कहता है कि मैं पोएम के, पोइजी के विंग्स लगा के उड़ जाना चाहता हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट, मतलब मैं बेकस यानी कि यमराज के एंड हिज पैड्स और उसके सारथियों के रथ पे नहीं जाना चाहता। सो किसके पास जाना चाहता है वो? नाइटिंगेल, यानी कि बेकेस किस में आया? कौन सी पोएम में आया? ओड टू नाइटिंगेल में। सो द पोएट जॉन कीट्स वांट्स टू फ्लाई टू नाइटिंगेल ऑन द विंग्स ऑफ पोएजी, नॉट ऑन द बेकस, यमराज के रथ पे नहीं जाना चाहता। सो इट इज कीट्स इनटू नाइटिंगेल। Question 17. Swinburne calls perhaps the nearest to perfection. Fill in the blanks. Swinburne किसको कहता है? कौन से वर्क को कहता है? Perhaps the nearest to perfection. कौन सा कीट्स का ऐसा वर्क है जो उसको परफेक्ट लगता है, बिल्कुल नियरेस्ट टू परफेक्शन लगता है? इट इज ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न और ओड टू साइकी। इट इज़ बी ओड टू ऑटम। उसे लगता है ओड टू ऑटम बहुत ही परफेक्ट वर्क है बिकॉज इट हैज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर, इमेजिनेशंस, पिक्चर्स एंड ऑल दैट। सो इट इज़ अ वेरी परफेक्ट वर्क ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल इमेजिनरी। नेचुरल इमेजिनरी पिक्चर्स जो हैं, इमेजिनरी पिक्चर्स जो हैं, उसके कारण उसे बहुत परफेक्ट वर्क लगता है। Question 18. Forlorn is the very word is like a bell to toll me back from thee to my dash self. Fill in the blank. तो जो forlorn है ये वर्ड है जो कि मुझे पीछे खींचता है, from thee, from you, तुमसे मुझे पीछे खींच के कहाँ ले जाता है? अपनी सोल की तरफ, अपनी माई सेल्फ की तरफ, जहाँ पे मैं खुद को पहचान सकूँ। सो इट इज़ बी ऑप्शन, सोल सेल्फ। और दी यहाँ पे क्या है? इट इज़ रेफर्ड टू द नाइटिंगेल। Question 19. No, no, go not to Leith, neither twist wolf's bane, tight root it for its poisonous wine. So, don't go near the Leith river. These lines are from where? Are from Ode to Nightingale, Ode to Autumn, Ode to On a Melancholy, Ode to Psyche. It is the option Ode to Melancholy. Question 20. Lamia, written in 1819, presents the story of a youth named Lysias' love for Lamia. Lamia is what? So Lamia एक स्टोरी है, एक यंग पर्सन की, एक यूथ की जिसका नाम है लाइसियस, ठीक है। और उसको किससे प्यार हो जाता है? लाइसियस को। ही इज इन लव विथ लामिया। और लामिया थी कौन? शी वॉज एन एनचेंट्रेस, वो एक जादूगरनी थी, एनचेंट्रेस थी,
ठीक है, एंचेंट्रेस थी जो कि क्या थी, हाफ वुमेन, आधी वुमेन थी, एंड हाफ वुमेन एंड हाफ स्नेक थी. सो दैट मीन्स सरपेंट वुमेन. सरपेंट मीन्स स्नेक और वुमेन दोनों का कॉम्बिनेशन. इट इज ऑप्शन बी. Question 21. It is a story of the murder of a lady's lover who is murdered by the brother of the beloved. Identify the poem. एक ऐसी पोयम है जिसमें मर्डर होता है. किसका मर्डर होता है? लेडी के लवर का. लेडी के लवर का मर्डर होता है. और करता कौन है ये मर्डर? ब्रदर. ये मर्डर करता है लेडी का ब्रदर. ठीक है. लेडीज लवर कौन होता है? सबसे पहले लेडी का लवर होता है एम्प्लॉय. एक एम्प्लॉय कहाँ पे? उसके ब्रदर के ऑफिस में या वर्क में, एम्प्लॉय ऑफ ब्रदर. और इसका नाम क्या होता है? लोरेंजो. और लोरेंजो का मर्डर कौन करता है? ब्रदर. इस लेडी का ब्रदर उसका मर्डर कर देता है बिकॉज ही इज नॉट ऑफ द लेवल. वो उसके फैमिली के लेवल का नहीं होता जिससे बहन उसकी प्यार करती है. तो दिस इज द पोयम फ्रॉम. अब होता क्या है कि जो ब्रदर होता है वो बरी कर देता है लवर को, बरी करके छुपा देता है. बट द लेडी इसाबेला क्या करती है? उसको सर्च कर लेती है, ढूंढ लेती है अपने लवर को. और फिर उसका जो हेड होता है उसको एक पॉट ऑफ बेसिल में डाल के कवर करके उसको अच्छे से दफना देती है ताकि उसको प्रॉपर मुक्ति मिल सके. तो इसीलिए इस स्टोरी का जो टाइटल है वो पॉट ऑफ बेसिल है, क्योंकि पॉट के अंदर वो हेड को रख देती है, उसको डेड प्रॉपर उसको मुक्ति दिलाने के लिए उसको उसमें डाल देती है. सो इट इज इसाबेला. फुल टाइटल इज पॉट ऑफ बेसिल. सो आंसर इज ऑप्शन ए. Question 22. Which of the following authors has written Otho the Great? ये वर्क किसका है? Otho the Great. It is the work written by John Keats. और Otho the Great ये क्या है? It is a tragedy. Question 23. Keats died in the arms of one of his friends. Who was he? Keats किसी की, अपने दोस्त की जब मर रहा था तो उसकी बाहों में मरा था. उस समय मरते समय उसका ऐसा कौन सा दोस्त था जो उसके बिल्कुल पास था? It was Shelley, Severin, Fanny Browne or none of these. It was Severin. Severin was near to him at the time of his death. Question 24. Which poem was written soon after the death of his brother Tom by Keats? कौन सी पोएम जो है soon after the death लिखी गई थी? किसकी डेथ के बाद? टॉम की डेथ के बाद. टॉम कौन था? कीट्स का भाई. कीट्स का भाई टॉम भी जल्दी, काफ़ी छोटी एज में ही उनकी डेथ हो गई थी. और अपने भाई की डेथ के इमिजिएटली बाद कीट्स ने वर्क लिखा था. उस वर्क का नाम था ओड टू नाइटिंगेल. Question 25. Keats' incomplete ode is what? कीट्स की एक वर्क था, एक ओड थी जो कि अधूरी रह गई थी, जो कि इनकम्प्लीट रह गई थी. तो वो कौन सी वर्क था? ओड टू साइकी, ओड टू मिया, ओड टू अपोलो, ओड टू इंडोलेंस. इट इज ओड टू मिया. This is an incomplete work of John Keats. Question 26. Which sonnet is the last of Keats sonnet? कौन सा ऐसा सोनेट है जो लास्ट सोनेट है? किसका? जॉन कीट्स का.
It is bright star. Question 27. Stop and consider. Life is but a day. This line appears in. सबसे पहले लाइफ इज बट अ डे, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? लाइफ को सच डायरेक्टली क्या क्या कहा गया है? डे कहा गया है. सो इट इज अ मेटाफर. ये एक मेटाफर है. एंड आगे वाला जो पार्ट है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रोफे. And this line appears in B option, sleep and poetry. Question 28. I look upon fine phrase like a lover. Who said these lines? कि मैं देखता हूँ. I look upon like a fine lover. Like a fine phrase like a lover. So it is said by John कीट्स. जॉन कीट्स ने ये लाइन कही है. क्या लाइन कही है? कि मैं देखता हूँ फाइन फ्रेज को जस्ट लाइक अ लवर, एक प्रेमी की तरह. सो दिस इज लाइक. लाइक कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दर्शाता है? सिमिली. इट इज सिमिली. क्वेश्चन 29. हु सेड अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल थिंग in existence? He has no identity. He is continually in for and feeling some other body. So जो पोएट होता है वो सबसे अनपोइटिकल थिंग होता है. कैसे? क्योंकि वो अपनी जो आइडेंटिटी को कंटिन्यूसली क्या करता है? ही अपनी आइडेंटिटी को कंटिन्यूसली सबमर्ज कर देता है, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है. और क्या क्या फील करता है? एज अ ही इज कंटिन्यूसली फीलिंग अदर्स बॉडी. जो भी करेक्टर होता है उस पोएम में उसकी बॉडी को वो फील करता है और खुद को भूल जाता है, सबमर्ज कर देता है एज अ पोएट. सो सबसे अच्छी ये क्वालिटी किसमें है? हु सेड दिस? दिस इज बीइंग सेड बाय जॉन कीट्स. Question 30. I have loved the principle of beauty in all the things. This is found in one of. ये लाइन कहाँ लिखी गई है? कि मैं क्या देखता हूँ? प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी देखता हूँ. I see the principle of beauty in all the things. This is the line of. ये लाइन लिखी गई है जॉन कीट्स ने अपने एक लेटर के अंदर. Written in a letter by John Keats. So this is all for today. You can join me on any of my YouTube, Instagram or Facebook.